जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम सीखेंगे विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि में भी हम आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे रत्व संधि के विषय में। इससे पहले हम सत्व संधि और उत्व संधि कर चुके हैं। आशा है आपने उसको अच्छी तरह से सीख लिया होगा, समझ लिया होगा और उसका अभ्यास भी कर लिया होगा, है ना? तो आइए चलते हैं रत्व संधि की ओर। रत्व संधि जो कि विसर्ग संधि का ही एक भेद है। रत्व संधि का नियम है, पूर्व पद के अंत में अ अथवा अ और आ को छोड़कर अन्य स्वरों के आगे विसर्ग हो और उसके सामने अश अर्थात स्वर या व्यंजन हो। तो क्या होता है, विसर्ग के स्थान पर र आदेश हो जाता है। पूर्व पद, देखिए दो पद होते हैं, कौन सा? जैसे यहाँ पर देख लेते हैं उदाहरण में, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। तो कहते हैं पूर्व पद के अंत में अ और आ ये दोनों नहीं होने चाहिए। इनके अलावा कोई और स्वर हो सकता है, जैसे ई हो सकता है, ऊ हो सकता है, या फिर री भी हो सकता है, कोई भी और अन्य स्वर हो सकता है ना? और उसके बाद विसर्ग हो और उसके सामने कोई भी या तो स्वर हो या फिर व्यंजन हो, है ना? उसके सामने कोई भी स्वर हो या कोई भी व्यंजन हो। तो क्या होता है, ये जो विसर्ग है, पहले पद के अंत में जो विसर्ग होता है, इसको र आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? इसको र आदेश हो जाता है। ठीक है, आइए अब उदाहरण देख लेते हैं इसके। जैसे मुनि ही धन इति। अब देखिए पहले पद के अंत में क्या है यहाँ पर? निहि। अब निहि शब्द का यदि हम वर्ण विच्छेद करें तो क्या होगा? न धन ई और फिर विसर्ग, है ना? तो नियम के अनुसार पहले पद के अंत में क्या है? ई और विसर्ग। तो इस विसर्ग को क्या हो जाना चाहिए? इस विसर्ग को हो जाना चाहिए र। तो इसको हो जाएगा र। तो क्या बनेगा? हमारा पहला पद है मुनि, फिर आया विसर्ग जिसको हो गया र, और सामने है इति। और हम इन सब को मिलाकर जब लिखेंगे तो बनेगा मुनि रीति। ठीक, इसी तरह दूसरा इसका उदाहरण देखते हैं। भानु धन असौ। अब देखिए यहाँ पर क्या है? अंतिम वर्ण उ, है ना? और सामने है विसर्ग और उसके बाद है अ, है ना? तो यहाँ पर विसर्ग को क्या होगा? नियम के अनुसार र हो जाएगा और ये जो अ है ये र में मिल जाएगा, तो र हमारा पूरा हो जाएगा, है ना? तो क्या होगा फिर? देखिए भानु, ये आया हमारा र, इसके सामने है अ, इन दोनों को मिलाकर र पूरा हो गया और शब्द बना भानु रसौ। ठीक, एक और उदाहरण देखते हैं आगे। तैहि धन आगतम। अब देखिए तैहि, यहाँ पर क्या है? आई और उसके सामने है विसर्ग और फिर है हमारा आ, है ना? तो विसर्ग को क्या हुआ? हमारा र हुआ, है ना? आई के बाद क्या है? विसर्ग है, विसर्ग के सामने अ है, तो नियम के अनुसार जो विसर्ग है उसको हो गया हमारा र, और र और आ मिलकर बन गया हमारा रा। हम्म, और शब्द क्या बना हमारा? तैरागतम। ठीक, फिर धेनु गच्छति। धेनु, अगर हम इस शब्द को देखें तो अंतिम वर्ण क्या है पहले पद का? नुहु, है ना? नुहु अर्थात ऊ की मात्रा और विसर्ग, तो उहु, है ना? अब नियम के अनुसार ये जो विसर्ग है इसको हो गया र और सामने है इसके ग, है ना? अभी तक क्या था कि सामने हमारे क्या आ रहा था? स्वर था। तो जब सामने स्वर होता है तो वो स्वर र में मिलकर उसको पूरा कर देता है। लेकिन अब क्या है? धेनु धन गच्छति में सामने है ग अर्थात व्यंजन।
तो फिर क्या होगा, जो र है वो हमारा ग के ऊपर चला जाएगा। कैसे? देखिए, धेनु, धन, और फिर ये विसर्ग को हुआ हमारा र, और सामने है गच्छति। तो ये रा जो होगा ये हमारा ग के ऊपर आ जाएगा और शब्द बनेगा धेनुर्गच्छति। ठीक। अगला उदाहरण देखते हैं। एतैहि भक्षितम। अब देखिए, एतैहि यहाँ पर भी क्या है, ऐ की मात्रा है और उसके बाद विसर्ग है। नियम के अनुसार विसर्ग को हो गया हमारा र। सामने क्या है, हमारे सामने है इसके भ। अब क्योंकि सामने व्यंजन है और र आधा है, तो जब र आधा होता है तो वो अपने सामने वाले व्यंजन के ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर र कैसे लिखा जाएगा, भा के ऊपर आ जाएगा। देखिए, एतैहि और फिर जो हमारा र है, जो हमारे विसर्ग को रा हुआ है वो, और फिर सामने भक्षितम। तो ये र क्या होगा, जब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो भ के ऊपर आ जाएगा और शब्द बनेगा एतैर भक्षितम। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या, कि जब आपके सामने विसर्ग संधि में रत्व संधि जब आप कर रहे हो, रत्व संधि का कोई भी प्रश्न आए, तो आपको क्या करना है, अगर सामने स्वर है तो र को आप पूरा लिख देंगे जैसे हमने इन वाले उदाहरणों में लिखा है। और यदि सामने व्यंजन होगा तो हम क्या करेंगे, फिर र को व्यंजन वाला जो वर्ण होगा उसके ऊपर लिखेंगे। ठीक है। फिर है निहिधन बलह। अब विसर्ग नियम के अनुसार क्या होगा, विसर्ग को हो जाएगा र, है ना। नियम के अनुसार विसर्ग को हो जाएगा र और सामने है बलह, तो क्या बनेगा, इसको मिलाकर हो जाएगा हमारा निर्बलह। ठीक। आइए कुछ और उदाहरण इसके देख लेते हैं अभ्यास के रूप में, ताकि ये और अच्छे से स्पष्ट हो जाए। हुँ? अब देखिए, निहिधन गुणा, हाँ, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर है विसर्ग और विसर्ग से पहले है ई की मात्रा, ई, और फिर है विसर्ग। तो इस विसर्ग को नियम के अनुसार हो गया र, और सामने क्या है इसके, गुणा, हाँ, है ना। तो अब ये र कहाँ जाएगा, ये ग के ऊपर चला जाएगा और फिर हम इसको मिला के कैसे लिखेंगे, पूरे शब्द को हम लिखेंगे निर्गुणः। ठीक। आगे निहिधन जनः, वही जैसे ऊपर था बिल्कुल ऐसे ही इस वाले प्रश्न को भी करेंगे। यहाँ विसर्ग, विसर्ग को हो गया र, क्योंकि विसर्ग से पहले क्या है, ई, है ना, और ई के बाद विसर्ग आने पर विसर्ग को हुआ र, सामने है ज, तो ये कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, और शब्द बनेगा हमारा क्या, निर्जन, हाँ, अर्थात जहां पर कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य ना हो, ऐसा निर्जन स्थान, है ना। और इसी तरह ऊपर वाला जो शब्द है निर्गुणा, हाँ, अर्थात जिसमें कोई गुण ना हो। ठीक। दुहु धन बलाह। अब देखिए, दुहु विसर्ग से पहले है उ, है ना, दुहु विसर्ग से पहले उ है, इसलिए नियम के अनुसार विसर्ग को हुआ र, सामने है बलह। अब र ब के ऊपर जाएगा तो कैसे लिखेंगे, दुर्बलह। ठीक है। निहिधन उत्तराह। अब देखिए, निहि, यहाँ पर भी विसर्ग को हुआ र, सामने है उ। अब यहाँ पर स्वर है तो क्या बनेगा, रू, और शब्द क्या बनेगा, निरुत्तरः। ठीक है। निहिधन आशा। अब यहाँ पर भी नियम के अनुसार, क्योंकि ई के बाद विसर्ग है तो विसर्ग को हो जाएगा र, सामने आया है आ, तो र और आ इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा र, और पूरा शब्द क्या बनेगा, निराशा। ठीक है। कवि ही धन आगतः।
कवि ही। विसर्ग से पहले है हमारा ई, इसलिए विसर्ग को हुआ र, और सामने है इसके आ, तो बना हमारा र। और अब हमने जो पूरे वर्णों को मिलाया, पूरे शब्दों को मिलाया, तो पूरा शब्द बना हमारा कविरागतः। ठीक है। उसके बाद अभी तक क्या था, हमें दो शब्द मतलब शब्द दिए गए थे और उन्हें हमें मिलाकर संधि बनानी थी, उन्हें मिलाकर हमें एक पद बनाना था। लेकिन अब क्या है, एक समस्त पद दिया गया है और उसमें हमें संधि विच्छेद करनी है। आइए इसको भी देखते हैं। वधुरायाति। अब देखिए, जब इस तरह के शब्द आपके सामने आए तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं किसी समस्त पद में, तो दोनों पदों का अर्थ होना चाहिए। कहीं से भी शब्द को नहीं तोड़ सकते। शब्द को वहीं से तोड़ा जाता है जहां से तोड़ने पर दोनों पदों के अलग अलग अर्थ निकलते हों, है ना। तो वधुरायाति क्या होगा? हम्म, वधु विसर्ग आ गया, और आयाति, वधु आयाति, अर्थात वधु आती है, वधु को लाया जाता है। वधुरायाति, तो शब्द समस्त पद है हमारा वधुरायाति। इसी तरह कई रुक्तम, तो क्या बनेगा इसका? हम्म, कई ही और उक्तम। कैसे भाई? कई ही उक्तम कैसे? क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ विसर्ग है, इस विसर्ग को हो जाएगा हमारा र, और तभी तो बनेगा कई रुक्तम। इनके द्वारा कहा गया, है ना। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज विसर्ग संधि के अंतर्गत हमने पढ़ा रत्व संधि के विषय में, जिसका नियम बहुत ही आसान है। क्या है कि विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आए, तो विसर्ग को र हो जाता है। ठीक है। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।